ठीक है, ये ऑप्शन सही है, करेक्टली है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, वर्ण समन्वय में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है। ये चार ऑप्शन है, 15, 16, 17, 18। इसका आंसर देंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए प्रयास करते। क्या होता है ना कि सब लोग बोल रहे हैं तो को ये करते हैं ना, रिस्पॉन्स पर्टिकुलरली ले लेते हैं, मतलब नेम से कॉल करके पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, शिव सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है। इसका आंसर कौन देंगे। स्क्रीन लेकिन फिर मैं हटाऊंगा तो जैसे दिखेगा नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। रुक जाओ, इसको क्लिक करने दो। यहाँ दिख रहा है। तो आदित्य भूषण बताएंगे कि तीसरा जो क्वेश्चन है, शिव सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, इसका आंसर बताएंगे। चलिए, यहाँ पे आप गलत हो गए, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट किया जाएगा, यानी थोड़ा सा मिस हुआ है। ये पहला इसलिए मैंने रखा ना ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब इसको बताएं, अनुप्रिया बताने का प्रयास करेंगे कि ये तीसरा का आंसर क्या होगा। सही जवाब है, 14 ही करेक्ट आंसर है। रीजन क्या है, मैंने कल ये चीज समझाई थी कि अगर आपको इस संज्ञक वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन आपके दो हैं, एक है 14 और एक 15। दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 14 को। अगर 14 और 15 दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो हम प्रायोरिटी 14 को देंगे, लेकिन अगर 14 ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो हम किसको टिक करेंगे, 15 को। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ण समन्वय वाला जो क्वेश्चन था ये, इसमें हम टिक करेंगे 15 को, क्योंकि इसमें 14 ऑप्शन नहीं दिया। अगर इसमें 14 दिया रहता तो हम उसको क्या करते हैं, 14 को ही सही मानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वर्ण समन्वय और ये शिव सूत्र, दोनों सेम ही नाम है, आप ही जान रहे हैं। तो इसमें क्या किया है, 14 और 15 दोनों दिया है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हमेशा 14 को। ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमारा ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, 14 को देंगे। अगर ऑप्शन में 14 नहीं है तब जाएंगे हम 15 पे। ये कल मैंने अच्छे से समझाया था। चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछने पे अगर गलत आंसर आ रहा है तो इसका मतलब या तो कंफ्यूजन है या तो चीजें समझ में नहीं आई अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अक्षर समन्वय में 2 बार आने वाले वर्ण कौन है। दीक्षा जायसवाल बताने का प्रयास करेंगे, अक्षर समन्वय में 2 बार कौन सा वर्ण आता है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, कौन सा, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, कौन सा को। ठीक है, करेक्ट है, ये सबको समझ में आ रहा होगा, कल इसको भी चर्चा की गई थी। ऑप्शन 2 सही है। अब आएंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किससे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन बताएंगे गौरव कुमार। ठीक है, बताएंगे क्वेश्चन क्या है, कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन चारों में से कौन सा सही होगा बताएंगे। कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, इन 4 ऑप्शन में से बताएंगे आप। गौरव बताइए। ठीक, सही है, ये सबको समझ में आया। बी क्यों हुआ, क्योंकि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगता है। अभी आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बाद में कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, अब आता है अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ये है, प्रत्याहार की संख्या कितनी बताई गई है। ऑप्शन 4 है आपके पास, इन चारों में से इसको बताएंगे कुंदन कुमार। बताइए, प्रत्याहार की संख्या कितनी बताई गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा सही है, कुंदन कुमार बोलिए जल्दी से। चलो, यहाँ पे देखा, पहले भी आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं,
फिर यहाँ पे फिर से कंफ्यूज हूँ। कितने लोग एग्री करते हैं कि 44 होना चाहिए? D43 होगा। कल इस पे बहुत अच्छे से, कल मैंने केवल 2 ही टॉपिक कवर किया था, मैसर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण। केवल 2 ही टॉपिक किया था। क्यों? मुझे पता है कि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। आज वो कंफ्यूजन दिख गया। देखो, कल मैंने बताया था कि अगर ऑप्शन में आपको 43 नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था उसमें 43 नहीं था, तो हमने किसको टिक किया? 44 को। लेकिन जब ऑप्शन में आपको 43 मिल रहा है तो हम 43 को प्रायोरिटी देंगे। ये पीछे इस चीज को देखो, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो पारणी जी हैं उन्होंने 43 बताए हैं, लेकिन जो बाद के राइटर आए उन्होंने 44 बता दिया। तो पारणी जी को हम प्रायोरिटी देंगे अगर 43 और 44 दोनों ऑप्शन में आए, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ। प्रत्याहार में ये 44 और 43 दोनों ऑप्शन में आ गया, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? 43 को देंगे। अगर 43 ऑप्शन में नहीं है तब हम 44 के ऊपर जाएंगे। और सेम कॉन्सेप्ट जो है इस संज्ञक वर्ण के लिए भी लगाएंगे। अगर ऑप्शन में 14 दिया हुआ है तो हम 14 को टिक करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में 14 नहीं दिया है तो हम 15 की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये कंफ्यूजन मुझे लगा था कि नहीं होगा, लेकिन हुआ, अच्छी बात नहीं है। इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए। अगर आप पूछ नहीं रहे हैं, डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया या तो कुछ ही समझ में नहीं है। प्रयास करना है अपने डाउट्स को क्लियर करना है। बैच आप लोग के लिए ही है, इसको ये समझना, अपने मतलब समझ के इसको यूज करना है। कोई डाउट लेकर के यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं बैठना है, सारा उससे पहले क्लियर कर लेना है कि सारे सवाल क्लियर हैं। खास कर ये जो इस संज्ञक और ये प्रत्याहार वाले थे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। जो मैंने अभी देखा आपके सामने रिजल्ट है, कंफ्यूजन हुआ बच्चों को। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आदित्य और कुंदन, ये समझ में आया ना कि किसको प्रायोरिटी कब देनी है? अब अभी भी डाउट है तो बताएंगे, इसको फिर से मैं समझा दूंगा। लेकिन अगर समझ में आ गया तो अगले का टॉपिक आज जो हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को? समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने अपना जो महसूर सूत्र था और प्रत्याहार निर्माण था वो आराम से देखा था। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम केवल 2 टॉपिक बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान है और दूसरा है प्रयत्न, जिसमें हम बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान का क्या सीन है? उच्चारण स्थान से नाम से क्लियर है। उच्चारण स्थान मतलब कि ऐसा स्थान जिससे उच्चारण हो, ऐसा स्थान जिससे उच्चारण हो। अब जो है हमारे पास कुल 11 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 11 सूत्र हैं। इन सूत्रों से क्या होता है ना, हेल्प हो जाता है याद करने में। कई ढेर सारे वर्णों का एक उच्चारण स्थान है, तो अगर हम एक सूत्र याद कर लेते हैं तो वो कई ढेर सारे वर्ण जो हैं हमें दिमाग में बैठ जाते हैं कि ये सारे वर्ण का क्या है? कंठ है। इन सारे वर्ण का क्या है? मूर्धा उच्चारण स्थान है। तो सूत्र का इंपॉर्टेंस ये है कि कई ढेर सारी चीजों को एक बार में याद करने में हेल्प कर देता है। अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। एक वर्ण लिख देगा, मान लो आपको लिख दिया कि प, लिखेगा प वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपको अगर सूत्र याद होगा ना तो ये करना थोड़ा आसान होगा। अगर आपको कोई और तरीका पता है तो उस तरीके से याद कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो यही जिस तरीके से याद किया था, मैंने सूत्र को याद किया था। 11 सूत्र बहुत आराम से याद हो जाते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है, संस्कृत का ज्यादा वो नहीं है। आपका जितने वर्ण हैं, आप देखोगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक सूत्र को, तो देखोगे जो जो वर्ण उसके अंदर आए हैं उन्हीं वर्णों को मिला करके एक सूत्र बना दिया गया है और बहुत इजीली याद हो जाएगा ये। तो 11 सूत्र हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो है वो क्या है, इसको अच्छे से देखेंगे। पहला क्या है? अकूह अकूह विसर्जनीयनाम कंठ। ध्यान देंगे, अकूह विसर्जनीयनाम कंठ। अब यहाँ पे बात आती है जो अंत में लिखा हुआ है ना, हर एक सूत्र के अंत में, जैसे यहाँ कंठ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है तालु, यहाँ लिखा है मूर्धा, ये उसके जो है उच्चारण स्थान है। किसके उच्चारण स्थान? ये जो है ये लिखे हुए सूत्र में है, इन वर्णों के उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो इस सूत्र में लिखा है, उसको बांटें, उसको क्या कहते हैं, स्प्लिट करेंगे।
क्या क्या इसमें वर्ण आते हैं। पहला लिखा हुआ है अ, ठीक, अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दूसरा है कु, कु से हम समझेंगे क वर्ग, पूरा का पूरा क वर्ग। क वर्ग मैंने बताया था पिछले क्लास में 5 वर्ग होते हैं व्यंजन में। क वर्ग में कौन कौन से, क ख ग घ अंग तक। ध्यान देंगे अंग भी इसमें आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा नासिका से भी उसका उच्चारण स्थान होता है अंग का, क्योंकि मैंने बताया था अनुनासिक और अनुनासिक बताया था ना, जिसमें क्या था नासिका और कंठ दोनों का इस्तेमाल हो, वो कौन से थे, अनुनासिक थे। तो जो अंगा है वो दोनों है, मतलब कि कंठ और नासिका दोनों का इस्तेमाल होता है, इसलिए वो यहाँ भी आएगा और आगे जब नासिका का उच्चारण स्थान आएगा उसमें भी आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने है। ठीक है, हम देख लेते कौन कौन से वर्ण था। अ था, क था, ह और विसर्ग। विसर्ग मैंने बताया था ना, अयोगवा वर्ण एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। वही बोला है विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। किसका किसका उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगर ये समझ में आएगा तो ये याद करना आसान हो जाएगा। अकुह विसर्जीय नाम कंठ, अ का, क का, ह का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या अ से यहाँ पे दो मतलब है, अ और आ दोनों से है, क्योंकि अ और आ अलग अलग चीजें नहीं है, अ का दीर्घ रूप ही है आ। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं। तो अ का समझ में आ गया कि अ और आ जो है कंठ से उच्चारित होंगे। फिर जो ये क है वो क वर्गा को डिनोट कर रहा है, पांचों वर्ण आएंगे इसमें। ह जो है सिंपल ह को, और जो ये विसर्ग है वो विसर्ग को डिनोट कर रहा है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो अकुह विसर्जीय नाम कंठ सूत्र बना। एक एक अक्षर का समझ में आया ना कि हम क्या करें, एक एक जो लेटर लिखा हुआ है, एक एक वर्ण जो लिखा हुआ है इसमें, वो एक एक चीज को डिनोट कर रहा है कि किन किन चीजों का जो है उच्चारण होता है। अकुह विसर्जन नाम कंठा क्लियर है, उसको तोड़ के देख लिया हमने कि किसका क्या मतलब है। अब आते हैं दूसरे पे, इचु यसा नाम तालु। दूसरा क्या है, दूसरा है ई चू यसा नाम तालु। अब ध्यान देंगे, ई से हम समझ में आ गए हरस्व ई और दीर्घ री, सॉरी री नहीं ई। ई से क्या समझ में आया, हरस्व ई और दीर्घ ई, दोनों बटे हुए नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। तो ई से हम क्या समझेंगे, ई और बड़ी ई। ठीक, फिर आता है च, ई चू यसा नाम तालु। तो ई हो गया, अब आया च। च से क्या है, च वर्गा। कौन सा है, पूरा च वर्गा। जो 5 वर्ण आते हैं च वर्गा के अंदर, पांचों इस किसका उच्चारण, सॉरी पांचों जो किससे उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। ठीक है, फिर आता है य मतलब य वर्ण। फिर क्या आएगा स मतलब स वर्ण। ठीक है, यहां पे 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, ई चू य सा नाम तालु। सा नाम मतलब, नाम मतलब जोड़ दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखो विसर्जिया नाम, इचू यसा नाम, ऋतु दशा नाम, हर जगह नाम नाम अंत में जोड़ दिया गया है। ठीक है, नाम नाम अंत में जोड़ दिया गया है, और जो लास्ट जो शब्द है वो दिखा रहा है उसका उच्चारण स्थान। ठीक, तो दूसरा क्या था, हम पढ़ रहे थे इचु यसा नाम तालु। तो ई वर्ण का, च वर्गा का, य वर्ण का, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। एमसीक्यू सीधा सीधा पूछता है स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट क्लिक करना चाहिए 11 उच्चारण स्थानों में से कौन सा उच्चारण स्थान जो है स वर्ण का है। तो ये सूत्र याद होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, इसको बाइफरकेट हमने कर लिया, एक एक का मतलब समझ लिया कि एक एक जो वर्ण है किसको डिनोट कर रहा है। ई जो है छोटी बड़ी दोनों को डिनोट कर रहा है। च जो है च वर्ग को, जो 5 वर्ण आते हैं च वर्ग के, च छ ज ज, पांचों का उच्चारण स्थान तालु है। फिर य वर्ण और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ये समझ में आया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है, ऋतु रसाना मूर्धा। खुद लिख लेते हैं, क्या है, री टू र सा नाम मूर्धा। क्या है, री टू र सा नाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा। कौन कौन सा वर्ण आया इसमें, री वर्ण, री में हर्ष और दीर्घ दोनों आ जाएगा।
वर्गा आया, ट वर्गा मतलब कि ट वर्ग के अंदर आने वाले पांचों वर्ण ट ठ ड ढ ड़, पांचों वर्ण जो हैं किससे, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। फिर आता है र वर्ण और स वर्ण। क्लियर है? तो री से ह्रस्व और दीर्घ दोनों, ट से ट वर्गा, र से र वर्ण है, स से स वर्ण है। ऋतु रसानाम मूर्धा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को यहां तक? क्या करना है, सूत्र को याद करना है। याद करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक का जो है बाइफरकेट करके चीजें समझ में आ जाए कि हर एक का मीनिंग क्या है, जिससे याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है? अकु विसर्जिया नाम कंठा हो गया, इचु यसा नाम तालु हो गया, ऋतु रसा नाम मूर्धा हो गया। अब आते हैं चौथे पे जो कि है ली। यह था री, था री, यहाँ पे है ली। ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु लसा नाम दंता। कौन कौन सा वर्ण आएगा? री, त वर्गा, ल और स। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। क्लियर है? री, त वर्गा, ल वर्ण और स वर्ण। री से कौन कौन सा? केवल री, क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं होता। यह मैंने पढ़ाया था व्यंजन, जब मैं पढ़ा सर उसमें क्या नाम था, ह्रस्व दीर्घ प्लूत, सॉरी जब स्वर पढ़ा रहा था ह्रस्व दीर्घ प्लूत में, उसमें बताया था मैंने कि जो री होता है उसका जो है दीर्घ रूप नहीं होता है। क्लियर है? तो इसका केवल क्या आएगा? ह्रस्व रूप आएगा री। त से हमने क्या समझा? त वर्ग समझ लिया। ल से क्या समझा? ल वर्ण और स से स वर्ण। ध्यान देंगे, जो माइक म्यूट कर लेंगे, आवाज आ रही है किसी की। कहा था ये, पर ये बताने जा रहा था जो तीनों स हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। जो तीन स है, तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग बताया गया है। एक का बताया गया तालु, एक का बताया गया मूर्धा, एक का बताया गया दंत। तो तीनों का उच्चारण जब हम करेंगे ना, तीनों में डिफरेंस हमें फील होना चाहिए। तालु मतलब क्या है? हमारे जो बकल कैविटी का ऊपर वाला पैलेट, अपर पैलेट। और मूर्धा मतलब बकल कैविटी का लोअर जॉ। और दंत मतलब हमारे दांत। इसको प्रयास करेंगे, स को उच्चारण क्या करेंगे? श। ऊपर जुबान जो है ऊपर वाले पैलेट को टच करेगी, श। फिर नीचे के लिए जुबान जो है नीचे वाले पैलेट को देगी, स। और दंत के लिए दांतों को सामने, स। समझ में आया? तीनों स का उच्चारण स्थान क्या है? अलग अलग है। और कंटिन्यूअस क्या है? तालु, मूर्धा और दंत। ये बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जो है इसका क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड रहता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि स का जो है वो तो इसका भी वही होगा, दूसरे स का भी यही होगा। नहीं, तीनों का अलग अलग उच्चारण स्थान, ये ध्यान देना है। ठीक है? तो हम चौथे श्लोक पे थे। चौथा सूत्र क्या बोलता है? ऋतु लसानाम दंता। दंत से कौन कौन से वर्ण के उच्चारण होते हैं? ली का, त वर्गा का, त वर्गा में पांचों वर्ण, ल वर्ण का और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। ये चार क्लियर हुआ। कंठ, अकु विसर्जिया नाम कंठा। तालु से किसका उच्चारण होता है? इचु यसा नाम तालु। फिर मूर्धा से किसका उच्चारण होता है? तो ऋतु रसा नाम मूर्धा। फिर दंत से किसका होता है? ऋतु लसा नाम दंता। अब आते हैं पांचवे पे। पांचवा क्या कहता है? उपधमनिया नाम ओष्ठो। ध्यान देना इसमें क्या बोलता है ये। देखो ये बोल दिया क्या? उ प, फिर यहां पे क्या है? उ आया है। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा ये है, ये उ समझ में आ गया कि उ लिखा है, फिर ये प लिखा है, फिर ये जो उ की जो ये मात्रा है इसको इसके साथ मिला के पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे पढ़ेंगे, उप उपधमनिया नाम, उप उपधमनिया नाम। समझ में आ रहा है बात? प इसको साथ पढ़ लिया उप, फिर ये जो उ है वो इसके साथ आया क्योंकि यहाँ पे संधि हुआ है ना। क्या हुआ है? उपधन उप धमनी। ठीक है? इन दोनों का संधि किया गया है। तो जो ये उ है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो स्वर वर्ण है, जैसे कि आपने कभी ये नहीं लिखा हुआ देखा होगा, इस तरीके से काम लिखा रहता है। नहीं, काम लिखा रहता है कैसे? काम ऐसे लिखा रहता है, क्योंकि जो स्वर वर्ण है वो बीच में इस तरीके से नहीं लिखे जा सकते, वो संध करके मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये उ है वो इसके नीचे आके मात्रा के रूप में कन्वर्ट हो गया है और ये ऐसे बन गया है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, उप
उपधमनिया नाम अलग अलग है, ये उप अलग है और उपधमनिया नाम अलग है। यही समझाना चाह रहा था मैं यहाँ पे कि ये जो पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे, ये उप उपधमनिया नाम। क्लियर है? आप समझ लेते हैं किसको किसको डिनोट कर रहा है। जो उ है वो तो समझ में आ रहा है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ दोनों को डिनोट करेगा। क्लियर है? किसको किसको? ह्रस्व उ और दीर्घ उ को दोनों को डिनोट करेगा। उ का समझ में आ गया। अब ये जो प है, ये प किसको डिनोट कर रहा है? ये प जो है प वर्ग को डिनोट कर रहा है, जिसमें पांचों वर्ण आते हैं। 5 वर्ण आते हैं ना हर एक वर्ग में, तो ये जो प वर्ग है उसके अंदर 5 वर्ण कौन कौन से? प फ ब भ म। ये पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ में, यानी कि ओठ है। अब आते हैं उपधमनिया। ये उपधमनिया क्या है? उ समझ में आ गया, प समझ में आ गया। उ से क्या है? ह्रस्व उ और दीर्घ उ। प से क्या है? प वर्गा है। अब आता है उपधमनिया। उपधमनिया उपधमनिया क्या है? मैंने जब आपको विसर्गा पढ़ाया था तो वहां पे बताया था विसर्गा के कितने भाग? 2 भाग, एक उपधमनिया नाम विसर्गा और एक जीवा मूलीय विसर्गा। उपधमनिया नाम विसर्गा क्या होता है? ऐसा विसर्गा जिसके बाद प या फ है। जैसे कि हम ये लिखते हैं रामः पठति, रामः पठति, और ये आता है दूसरा रामः करोति। ठीक, 2 हैं। क्या है? 2 शब्द हैं यहां पे, और दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन दोनों विसर्ग के टाइप अलग अलग हैं। ये जो विसर्ग आया है इसको उपधमनिया नाम विसर्गा बोला जाएगा, इसका उच्चारण स्थान कुछ और होगा। और ये जो विसर्गा आया है इसको जीवा मूलीय विसर्गा बोला जाएगा, इसका उच्चारण स्थान जीवा का मूल यानी कि जीव से होगा। क्लियर है? तो जो यहाँ पे विसर्गा आ रहा है वो कौन सा है? उपधमनिया नाम विसर्गा है। इसको उपधमनिया नाम क्यों बोला गया? क्योंकि विसर्गा के बाद प या फ आना चाहिए, और ये जीवा मूल्य है। इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका ये क्राइटेरिया है कि विसर्गा के बाद क या ख आना चाहिए। क्लियर है? ये मैंने वहां बताया था, यहाँ रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दोबारा आया है। ठीक है, उपधमनिया नाम क्लियर हो गया। यहाँ पे हम कहां पर थे? ये देख रहे थे। उ से क्या था? ह्रस्व और दीर्घ उ। प से क्या था? प वर्ग था पूरा का पूरा। फिर क्या था? उपधमनिया। उपधमनिया कौन सा? उपधमनिया विसर्गा की बात कर रहा है। और उपधमनी विसर्गा कौन सा होता है? विसर्गा ऐसा विसर्गा जिसके बाद प या फ है। क्लियर है इतना? उपधमनिया नाम क्या है? ओष्ठो। उपधमनिया नाम ओष्ठो, सॉरी, उपधमनिया नाम ओष्ठो। इसको इस तरीके से याद करेंगे, उप अलग है और उपधमनिया अलग है, तो उपधमनिया नाम ओष्ठो। ये समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो बताएंगे। उपधमनिया नाम ओष्ठो क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, पहला हमने क्या देखा? अपूर्व विसर्जया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, तीसरा क्या था? ऋतु रसा नाम मूर्धा, फिर क्या था? लुरितु रसा नाम दंता, पांचवा क्या था? उपधमनिया नाम ओष्ठो। ये क्लियर हुआ? उप और उपधमनिया नाम ये अलग अलग चीजें हैं। और हमने क्या डिनोट किया? उ से ह्रस्व और दीर्घ उ, प से प वर्गा, और उपधमनिया से हमने डिनोट किया उपधमनिया विसर्गा। अब आते हैं पांचवे पे। पांचवा क्या कहता है? पांचवा कहता है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। अब ध्यान देंगे, ये थोड़ा बाकियों से अलग है क्योंकि सबके लास्ट में क्या आया है? नाम नाम आया है, इसमें नाम नहीं आया है, इसमें ए दैतो आ गया है। इसको समझेंगे क्या बोलता है। ए से तो ये समझ में आ रहा है कि ए है, लेकिन जो ये ए आया है ना, ये मात्रा के फॉर्म में, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हम लिखते हैं, जो ए लिखते हैं वो क्या है? एक सिंगल मात्रा लिखते हैं। जो सॉरी, ये तो गलत हो गया। इसको कैसे दे? इसका एग्जाम्पल, हाँ, एक हो गया ये केला। तो जो ये एक लिखा है, ये केला में जो ए है वो कौन सा ए है? ये छोटा वाला ए है। और ये जो औरत में आता है, औरत, सॉरी औरत तो ओ वाला हो गया। इसको दूसरा, इसका ए का क्या होगा? ए का क्या लिख सकते हैं? कै, हाँ, कैमरा, सही है, कैमरा। तो इसमें जो ये डबल मात्रा आया, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये ए को डिनोट कर रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे कि जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये इसको डिनोट कर दिया छोटा ह्रस्व को, सॉरी ह्रस्व नहीं है, ये छोटा वाला है।
लेकिन जो ये डबल मात्रा जो यहाँ पे आई है ना, वो डिनोट कर रहा है इस बड़े वाले को। क्लियर है? ये दोनों चीजें आ रही हैं इसके अंदर, तो वही मैं बताना चाह रहा था। ये दैतो कंठ तालु में जो ए और अ है ये दोनों आते हैं, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ध्यान देंगे अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका एक ही था, मतलब कि कंठ से केवल उच्चारण होगा, तालु से उच्चारण होगा, मूर्धा से उच्चारण होगा, दंत से उच्चारण होगा, ओष्ठ से उच्चारण होगा। अब क्या है? कंठ तालु यानी कि दोनों भागों का इस्तेमाल होगा, हमारे कंठ का भी इस्तेमाल होगा और तालु का भी इस्तेमाल होगा ए और अ के उच्चारण में। क्लियर है? ए धातु कंठ तालु क्लियर हो गया, कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होगा। और कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से? केवल दो हैं। कौन कौन से? ए और अ। ये सूत्र क्लियर हुआ, ए धातु कंठ तालु। अब अगले पे आते हैं, इसी सेम टू सेम है, इसके जैसा है। अगला देखेंगे क्या है, देखो अगला है उदौतो कंठ तालु, सॉरी उदौतो कंठ ओष्ठम है। क्या है? ओ दौतो कंठ ओष्ठम। वहां क्या था? ए दैतो कंठ तालु। यहाँ पे क्या है? ओ दौतो कंठ ओष्ठम। सेम टू सेम है, मात्रा यहाँ भी आई है, यहाँ पे ओ आ गया है कंप्लीट कंप्लीट, और जो ये मात्रा है डबल ओ वाली वो मात्रा के फॉर्म में आई है। तो इसे क्या समझेंगे? पहला क्या डिनोट कर रहा है? ओ, और जो ये मात्रा है वो औ को डिनोट कर रहा है। क्लियर है? ओ दौतो कंठ ओष्ठम। यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पर जो ओ और औ है इसका उच्चारण स्थान कंठ यानी कि हमारा कंठ जो है गला, और ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि हमारे लिप्स, इन दोनों से उच्चारण होता है। ये दैतो का कैसे था? कंठ तालु था, इसका क्या है? कंठ ओष्ठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से। क्लियर है? एमसीक्यू से सीधा सीधा बनता है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, चार ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें याद रहना चाहिए कंठ तालु है। औ का उच्चारण स्थान क्या है, आपको चार ऑप्शन दे देगा, आपको याद रहना चाहिए कंठ ओष्ठम दोनों है। कंठ ऐसे लिखेगा, कंठ सूत्र फॉर्म में नहीं लिखेगा कंठ ओष्ठम, सीधा सीधा लिखेगा कंठ प्लस ओष्ठ, सीधा सीधा लिखेगा, सूत्र फॉर्म में नहीं लिखेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि कंठ और ओष्ठ दोनों है। ठीक है? उदौतो कंठ ओष्ठम का। फिर आता है 8वां श्लोक। ये 7वां तक समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? केवल 4 श्लोक और बचे हैं, किसी कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से नहीं है। अब चलते हैं आगे। 8वां क्या बोलता है? वकारस्य दंतोष्ठम। केवल इसमें ये एक ही है और इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। व का जो है उच्चारण संख्या है, दंत और ओष्ठ दोनों है, और इस सूत्र में केवल एक वर्ण की चर्चा की गई है। बाकी हमने पीछे देखा तो एक सूत्र में कई ढेर सारे वर्ण की चर्चा की गई थी, लेकिन वह जो है इसके लिए एक अलग से सूत्र बनाना पड़ा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान सबसे अलग है। क्या है? दंत और ओष्ठ दोनों, यानी कि हमारे दांतों से और लिप्स, यानी दोनों के दांत से और लिप्स, इन दोनों के प्रयोग से व का उच्चारण स्थान होता है, सॉरी उच्चारण होता है। इन दोनों के इस्तेमाल से क्या होता है? व का उच्चारण होता है। सूत्र क्या कहता है? वकारस्य दंतोष्ठम। केवल ये व को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे क से क नहीं समझेंगे, ध्यान देंगे। क का क्या था? अकुह विसर्जया नाम कंठा था, कंठ था वो। ठीक है? यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। व का उच्चारण स्थान यूनिक है, इसलिए इसके लिए अलग से सूत्र बना दिया गया। क्या बोला गया? वकारस्य दंतोष्ठम। दंत और ओष्ठ यानी कि दोनों से उच्चारण स्थान, दोनों से उच्चारण होता है किसका? व का। 8वें श्लोक को याद रखेंगे। वकारस्य दंतोष्ठम में केवल व को डिनोट किया गया है, एक वर्ण को। क्लियर है? केवल एक वर्ण को। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या कहता है? य म अंग ड़ नाम नासिका। इसमें तो सीधा सीधा लिख दिया है। पहले क्या करता था कि कई ढेर सारों को क वर्ग च वर्ग ऐसे बोल दिया है, लेकिन इसमें हर एक वर्ण को अलग अलग लिखा है। य म अंग ड़ न। ठीक है? यमंगड़ न, यमंगड़ नाम नासिका, यमंगड़ नाम नासिका। नासिका मैंने बताया था कि ऐसे वर्ण जिनका मुख और नासिका दोनों से उच्चारण हो उनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे बेसिक मतलब कॉमन सेंस है। क्या हमारे नाक में कोई वोकल कॉर्ड है जिससे हम उच्चारण कर सकते हैं किसी का? आंसर है नहीं, वोकल कॉर्ड नहीं है। लेकिन हमें क्या है? इस्तेमाल, यानी कि नाक का इस्तेमाल होता है, दंत का इस्तेमाल होता है। उसके उच्चारण करते समय उस पर्टिकुलर पार्ट का मेजर रोल प्ले होता है, इस कारण से उसको उसका उच्चारण स्थान बोला गया। नाक से हम कुछ मतलब ध्वनि नहीं कर सकते हैं, नाक से हम जो है केवल हवा पास कर सकते हैं, ध्वनि तो हमारे कंठ से ही निकलेगी ना। तो इसलिए मैंने बोला था
कि जो ये नासिका वाला है, यमंगड़ नाम नासिका, ये यहाँ भी आया है। ये पांचों वर्ण जो हैं अलग अलग यहाँ भी आए हैं, जो मैंने बताया। कंठ में अंगा आ गया, यहाँ जो है तालु में आ गया। तो ये ध्यान देंगे। अगर आपका पर्टिकुलरली पूछा, पर्टिकुलरली मतलब कि ये पूछा कि इया का, छोड़ो अंग का, इया का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब कि इया का उच्चारण स्थान है और 4 ऑप्शन दिया, उसमें आपको तालु भी दे दिया और नासिका भी दे दिया, तो हम किसको टिक करेंगे? नासिका को टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि च वर्गा का उच्चारण स्थान क्या है, उसमें अगर नासिका और तालु दिया तो उसको क्या करेंगे? तालु टिक करेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें प्रायोरिटी, अगर पर्टिकुलरली इन 5 वर्ण को पूछ दिया, पर्टिकुलरली पूछ दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नासिका इसका उच्चारण स्थान है। लेकिन अगर एक पूरे वर्ग को रख के पूछ दिया, तब जैसे वर्ग का हमने श्लोक पढ़ा ना, अगर क वर्ग पूछ दिया तो कंठ बोल देंगे, च वर्ग पूछ दिया तो तालु बोल देंगे, ट वर्ग पूछ दिया तो मूर्धा बोल देंगे, त वर्ग के लिए दंत और प वर्ग के लिए ओष्ठ बोलेंगे। लेकिन अगर अलग अलग जो ये पंचम, जो इन पांचों वर्ण, जो पांचों वर्ग थे, इन सबका जो पांचवा आखिरी जो लेटर है, आखिरी जो वर्ण है, वो ये 5 वर्ण है। ये 5 वर्ण को अगर पर्टिकुलरली पूछता है कि अंगा का बताओ उच्चारण स्थान क्या है, तो हम क्या टिक करेंगे? नासिका टिक करेंगे। ये इसलिए ये 9वां सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यमंगल नाम नासिका वाला, कि हमको अगर पर्टिकुलरली पूछता है तो हम उस समय इस नासिका को टिक करेंगे, नासिका को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, 9 श्लोक कंप्लीट है। अब 2 श्लोक और बचे हैं, फटाक से देख लेते हैं। 10वां क्या करता है? नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, मतलब कि इसको क्या किया है ना, पहले देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितना उच्चारण स्थान था वो लास्ट में, मतलब कि सूत्र के जो अंतिम उसका लेटर था, शब्द था, अंतिम जो अक्षर था वो दिखा रहा था उसके उच्चारण स्थान को, और जो सूत्र के प्रथम जो शब्द थे वो दिखा रहे थे उनके अंतर्गत आने वाले वर्णों को। जैसे कि उदौतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठ से उच्चारण हो रहा है किसका? ओ और औ का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया। कैसे किया है? नासिका अनुस्वारस्य। वैसे देखा जाए तो ये दोनों श्लोक कई कई जगह एक ही माने गए हैं। कुछ किताबों में जो है केवल यमंगल नाम नासिका लिखा है, इसको नहीं लिखा है, इसको नहीं लिखा है। लेकिन एमसीक्यू में पूछा गया था, इसलिए मैंने ऐड ऑन किया यहाँ पे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है। हमने विसर्ग देखा ना, अभी विसर्ग का देख लिया। कॉमन विसर्ग का पूछेगा तो क्या होगा? कंठ। लेकिन उपधमनिया नाम विसर्ग का पूछेगा तो उसका क्या होगा? प का ओष्ठ होगा। ठीक है, अब अनुस्वार बच गया था। अनुस्वार का क्या करेंगे? तो अनुस्वार का हम बताएंगे, अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? नासिका है। बस समझ में आ रही कि नहीं? जो अयोग वर्ण थे, एक था अनुस्वार था, अनुस्वार था, और एक था विसर्ग। एक क्या था? विसर्ग। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या बताया गया? नासिका। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या बताया गया? कंठ। और विसर्ग में 2 पार्ट थे, एक था उपधमनिया नाम विसर्गा और दूसरा था जीवामूलीय विसर्गा। उपधमनिया नाम विसर्गा का उच्चारण स्थान क्या था? ओष्ठ। ओष्ठ आया। अब जीवामूलीय का क्या आएगा? जीवामूलीय का उच्चारण स्थान आएगा जीवामूल। जीवामूल, ये क्लियर होना चाहिए। ये अयोगवा वर्ण थे, अयोगवा वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। और नासिका किसका किसका उच्चारण स्थान और है? या, म, अंग, ड़, न, इन 5 का भी उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ठीक है, नासिका अनुस्वार से, इसमें उच्चारण स्थान पहले लिख दिया है, बाद में बताया है कि कौन उच्चारित होता है। अब आते हैं 11वें पे, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जीवामूलीय जीवामूलम, जीवामूलीय जीवामूलम। विसर्गा का 2 पार्ट, एक उपधमनीय नाम विसर्गा, एक जीवामूलीय विसर्गा। तो ये बोल रहा है जीवामूलीय, यानी कि जीवामूलीय विसर्गा का उच्चारण स्थान क्या है? जीवामूल, यानी कि बेस ऑफ द टंग, अपनी जुबान का जो बेस है, मूल है, वो है उसका उच्चारण स्थान। क्लियर है? ये 11 श्लोक क्लियर हुए? कोई डाउट किसी को? ये याद करने वाली चीज है। एमसीक्यू सीधा सीधा पूछता है, एकदम सीधा सीधा पूछता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना चाहिए। आपका क का उच्चारण स्थान क्या है? 4 ऑप्शन देगा, पता रहना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेते फटाक से, ये टॉपिक छोटा सा था। अपूह विसर्जय नाम कंठ, हर एक शब्द का हमने मतलब समझ लिया। अ से अ, आ, क से क वर्ग, ह से ह वर्ण और विसर्ग से विसर्ग, कंठ हो गया।
और मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछेगा तो हम क्या टिक करेंगे, कंठ टिक करेंगे। लेकिन अगर पूछा कि उपधमनीय नाम विसर्गा का उच्चारण स्थान तो बोलेंगे ओष्ठ, और पूछा अगर जीवा मूलीय विसर्गा का उच्चारण स्थान तो क्या बोलेंगे, जीवा मूल। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। पिछले अभी मैंने स्लाइड पे क्वेश्चन रखा तो कंफ्यूज हो गए, कल अगर क्वेश्चन रखूंगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको एकदम क्लियर रखो। ठीक है, अगला सूत्र क्या था, इचु यसा नाम तालु, ई से दोनों ही हरस्व दीर्घ और च से च वर्गा, य से य वर्ण और स से स वर्ण। फिर आता है री, ऋषि वाला, ऋतु रसाना मूर्धा, इसमें आया री से री और हरस्व और दीर्घ दोनों, ट से ट वर्गा, र से र वर्ण, स से स वर्ण। फिर आया ऋतु लसानाम दंता, जिसमें आया री का केवल हरस्व रूप होता है इसलिए री लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर त वर्गा, फिर ल वर्ण, फिर स वर्ण। फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया कि आप ध्यान देंगे जो स, तीनों स हैं उन तीनों का उच्चारण स्थान जो अलग अलग है। एक स का उच्चारण स्थान तालु है, दूसरे का उच्चारण स्थान मूर्धा है और तीसरे स का उच्चारण स्थान दंत है, तो तीनों का उच्चारण भी अलग अलग प्रकार से होता है। फिर आता है पचवा उपधमनीय नाम ओष्ठ, इसको अच्छे से समझाया मैंने कि उ से हरस्व और दीर्घ उ, प से प वर्गा, फिर उपधमनीय नाम से उपधमनीय नाम विसर्गा होता है और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ यानी कि ओठ है। फिर है ए दैतो कंठ तालु, जिसमें मैंने बताया जो मात्रा है वो बड़े ए को डिनोट कर रही है। ए दैतो कंठ तालु, कंठ और तालु से दोनों से होता है। अभी तक हमने सिंगल सिंगल देखा था, फिर हमने देखा कि अब कंबाइंड फॉर्म में उच्चारण स्थान आ रहे हैं, यानी कंठ और तालु दो पार्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब आते हैं ओ दौतो कंठोष्ठम, इसमें मैंने बताया ओ तो डिनोट कर रहा है, फिर ये जो अ लिखा हुआ है मात्रक फॉर्म है वो अ को डिनोट कर रहा है। ओ दौतो कंठ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ यानी कि हमारे गले और लिप्स से होता है। फिर यहाँ पे आया मैंने कि बताया कि जो ये व है थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसके लिए पूरा एक सूत्र बना दिया गया, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम में केवल व को डिनोट करना है, बाकी सबको इग्नोर करना है, ये सब किसी चीज को डिनोट नहीं कर रहे हैं, केवल ये सूत्र केवल किसको डिनोट कर रहा है, व को, वकारस्य दंतोष्ठम। आता है फिर 9वां श्लोक, यमंगड़ नाम नासिका, यमंगड़ न जो है नासिका से उच्चारित होता है, और नासिका से एक और चीज है जो उच्चारण होती है वो क्या है, अनुस्वार, जो कि अगले सूत्र में बोला गया, नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि नासिका से अनुस्वार का उच्चारण होता है। फिर 11 आता है जीवा मूलीय जीवा मूलम, यानी कि जीवा मूलीय जो विसर्गा है उसका उच्चारण किससे होता है, जीवा मूल, द बेस ऑफ द टंग से होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नोट्स में सारी चीज आपकी लिखी हुई है। फिर यहाँ पे वर्गा मैंने बता दिया था, यहाँ पे रिपीट देखो यहाँ पे क्या बोला गया, क वर्ग जो अपना आया ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये नोट्स चिपका दिया गया है कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, 5 वर्ण है, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण है, ट वर्ग में, त वर्ग में और ये प वर्ग में। तो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनेगा, आपको कोई एक वर्ण देगा, अब प्रीवियस ईयर देखना, आपके पास प्रीवियस ईयर भेज दिया गया है, अब प्रीवियस ईयर देखना, जितने भी एमसीक्यू हैं बहुत प्रिसाइज पूछे गए हैं। आपका ये श्लोक से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है आपका कि वर्ण से कोई भी वर्ण एक उठा देगा और पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान निम्न में से कौन है। आपको अब ट वर्ग का याद होना चाहिए कि ट वर्ग का उच्चारण, क्योंकि आपका ट वर्ग से ही पूछा गया तो आपको ट वर्ग का पता होना चाहिए। तो आप अगर श्लोक याद करते हो तो थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अगर आपको कोई और तरीका पता है जिससे ये इजीली याद हो सकता है तो याद कर लेना। मेरे को यही एक तरीका पता है कि श्लोक याद करने से ही ये चीजें आसानी से की जा सकती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि श्लोक याद कर लेना, जिससे ये बहुत इजीली हो जाएगा। एमसीक्यू पूछेगा बहुत इजीली हो जाएगा, आपको एक एक चीज का मतलब पता रहेगा, जैसे मैंने बताया अभी, तो और आसान हो जाएगा। त वर्गा का क्या था, ऋतु जैसा नाम मूर्धा हो गया। अगर श्लोक याद आ जाएगा फटाक से तो हम कर देंगे हाँ री, और ट वर्गा का उच्चारण क्या था, मूर्धा था। क्लियर है। अब आते हैं अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे जो कि है प्रयत्न। ठीक है, इस चैप्टर को जो है केवल 2 क्लास दिया गया था, लेकिन 3 क्लास में कन्वर्ट हुआ, रीजन कि आराम से चल रहे हैं, हमको पता है कि कितना क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। हम चाहे तो 1.5 घंटे क्लास में चैप्टर खत्म कर देते हैं, लेकिन रीजन क्या, उससे फायदा किसी को होता नहीं। आप लोग को कंफ्यूजन अभी देखा मैंने, कल बहुत आराम से बताया था, फिर भी आज कंफ्यूजन था प्रत्याहार और उसमें इप संज्ञक वर्ण में, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। इस चीज में मुझे पता है कंफ्यूजन होता है, तो बहुत आराम से चल रहे हैं। जहां लगेगा कि हाँ चीजें बहुत आसान है, वहां स्पीड अप किया जाता है, वहां स्पीड अप करेंगे। आपके मतलब ध्यान में रखा जा रहा है कि आपको ये ना हो कि केवल क्लास करवा दी गई और आपको फायदा ही ना मिले। इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्लास करवाई जाए, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पे आराम से चला जाए, जो इजी टॉपिक है उनको थोड़ा स्पीड अप करके पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस टाइम पे खत्म होगा आपका। अब ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है प्रयत्न। अभी तक को जो पढ़ाया किसी को कोई डाउट,
इसको स्टार्ट करें। चलो भाई स्टार्ट कर देते, कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। प्रयत्न, प्रयत्न का बेसिक मतलब क्या होता है? कोशिश। प्रयत्न मतलब क्या होता है? प्रयास करना। प्रयत्न मतलब क्या है? प्रयास करना, कोई कोशिश करना। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्ण है, तो हमको ये देखना है ना कि वर्णों को उच्चारण में कैसा प्रयत्न होता है, मतलब कि कैसी कोशिश होती है, कैसी चेष्टा होती है, वही हम देखेंगे। तो क्या बोला है यहाँ पे? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जो चेष्टा होती है, जो चेष्टा मतलब मैंने बताया ना अभी कि प्रयत्न मतलब क्या? प्रयास करना, कोशिश करना। तो जो वर्ण के उच्चारण के समय जो हम कोशिश कर रहे होते हैं उसी को क्या बोला गया? प्रयत्न बोला गया है। कंफ्यूज मत होना, प्रयत्न और प्रत्याहार दोनों अलग अलग। प्रत्याहार मतलब जो पाणिनि सूत्र के संक्षेप में लिखने वाले फॉर्मूला था उसको प्रत्याहार बोला गया। और प्रयत्न मतलब क्या होता है? कोशिश होती है, प्रयास, उस पर्टिकुलर वर्ण है उसका उच्चारण में जो कोशिश की जाती है उसी को प्रयत्न बोला गया है। इससे देखो ये बहुत बड़ा सा टॉपिक था, इसको केवल एक स्लाइड में कन्वर्ट किया गया है। रीजन, केवल छोटे छोटे एमसीक्यू बनते हैं इससे। आपको 5 नंबर 10 नंबर लिखने के लिए आएगा ही नहीं, तो इसलिए बड़े बड़े इसका डिफिनेशन भी नहीं रखना है, केवल हमें एक से एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल आता है। ठीक है, अब आते हैं प्रयत्न को देख लेते हैं। प्रयत्न मैंने बता दिया कोशिश होती है, पर्टिकुलर जो वर्ण है उसके उच्चारण करते समय जो हम कोशिश कर रहे होते हैं ना उसी को प्रयत्न बोला गया है। वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को प्रयत्न या फिर यत्न कहते हैं। प्रयत्न या यत्न जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। इसको यहीं पे समझ लेंगे। आभ्यंतर मतलब इंटरनल, बाह्य मतलब बाहरी। अभ्यंतर मतलब इंटरनल, बाह्य मतलब बाहरी। मतलब कि वर्ण के उच्चारण होने से पहले, मतलब कि दो चीजें होती है ना, जैसे बोला जाता है ना कि लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है तो दिखाई पहले देती है, सुनाई बाद में देती है। बेसिक है ना, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, इसलिए पहले दिखाई देती है फिर सुनाई देती है। तो वही बोला जा रहा है, आप जब कुछ वर्ण को उच्चारित कर दे रहे हो, मतलब कि आपने बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, उसके सुनने और आपके आवाज को निकालने से पहले जो आपके मुख के अंदर जो चेष्टा हो रही है, मतलब कि आपकी ध्वनि जो है वर्ण की निकली नहीं है अभी, अभी वो ध्वनि अंदर ही है। ध्वनि निकलने से पहले, जस्ट पहले जो चेष्टा हो रही होती है उसको आभ्यंतर बोला गया। मतलब ध्वनि निकलने से पहले जो मुख के अंदर गतिविधियां हो रही हैं वो क्या है? आभ्यंतर प्रयत्न। और ध्वनि निकलते समय जो चेष्टा हो रही होती है वो बाह्य प्रयत्न होता है। क्लियर है? अब एक एक करके थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं, एग्जैक्ट आखिर ये है क्या। बेसिक समझ में आया? ध्वनि निकलने से पहले जो चेष्टा हो रही है वो आभ्यंतर, ध्वनि निकलते समय जो चेष्टा हो रही होगी वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न को पहले देख लेंगे, बाह्य को बाद में देखेंगे। पहले आभ्यंतर को देख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न क्या कहता है कि वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होने वाली चेष्टा को आभ्यंतर प्रयत्न कहना है। जो कि मैंने बताया था, वर्णों के उच्चारण के पूर्व, यानी कि वर्ण जो है उच्चारित होने से पहले, मतलब कि वर्ण की जो पर्टिकुलर ध्वनि है वो निकलने से पहले जो हमारे मुख के अंदर चेष्टा हो रही होती है उसी को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि आप कुछ भी बोल रहे हो, तो मान लो आपको प बोलना है, तो प बोलने के लिए आपको पता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो दोनों ओठों को जो है एक पर्टिकुलर शेप में लाना पड़ेगा। प बोलने के लिए दोनों लिप्स को एक दूसरे के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये जो चेष्टा हो रही है लिप्स का आपस में मिलना, उससे पहले आपके कंठ का सिकुड़ना, फिर उसके बाद ध्वनि निकलना, जो ये पहले जो चेष्टा हुई, जो आपके माउथ का शेप चेंज हुआ, लिप्स पास में आए, कंठ सिकुड़ा आपका, तो ये जो चेष्टा हुई, ये जो कोशिश हुई है वो क्या था? आभ्यंतर, इंटरनल था। क्योंकि अभी वर्ण का जो ध्वनि है वो निकला नहीं है। जैसे ही वो निकलता है उस समय जो चेष्टा हो रही होती है वो बाह्य प्रयत्न कहलाती है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न क्लियर है। अब आते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार बताए गए हैं। पांचों के नाम याद कर लेना और एग्जाम्पल याद कर लेना, इससे अच्छा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 के क्या नाम है? पांचों का नाम देख लेते हैं। पहले आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। क्लियर है? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत,
विवृत और समवृत, ये 5 प्रकार हैं। आपको देख रहा हो दो दो तो कॉमन ही है, एक स्पृष्ट है, एक ईसद स्पृष्ट है, एक विवृत है, एक ईसद विवृत और एक है समवृत। याद करना आसान हो जाएगा, स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समवृत। पांचों के एग्जाम्पल एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं कि आप बताइए ये पर्टिकुलर वर्ण जो है कौन से प्रश्न के अंदर आता है। तो आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। आभ्यंतर प्रश्न के 5 हमने बता दिए। अब एक एक करके पांचों को समझते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा जाता है कि जो जीवा है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब होता है स्पर्श। तो जीवा है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, कभी तालु को, कभी मूर्धा को, कभी दंत को, अलग अलग पार्ट्स को जो है जुबान जो है स्पर्श करेगी। उसी चेष्टा को क्या कहते हैं, स्पृष्ट कहते हैं। ठीक है। अब हमने देखा भी था, जो हमने उच्चारण स्थान देखा था ना, क का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, लेकिन जो च था उसका उच्चारण क्या था, इचु जैसा नाम तालु था। तालु यानी कि जो जुबान है हमारी वो अपर पैलेट से टच करेगी। फिर हमने देखा था प का क्या है, उपउप धमनिया नाम ओष्ठ हो, ओठ है। फिर हमने त का देखा था, त का क्या था, इचु यसा नाम तालुक च हो गया। ट का क्या था, लीटू लसा नाम मूर्धा। यानी कि जो जुबान है ट ठ ड ढ ट वर्ग का उच्चारण करने के लिए हमारी जो जुबान है वो मूर्धा यानी कि लोअर, जो हमारे लोअर जॉ है उसके बेस को टच करेगी। तो ध्यान देंगे जो यहाँ पे क्या लिखा है, जीवा जो है मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। इसका मतलब कभी तालु को, कभी दंड को, कभी मूर्धा को, इन सारे पार्ट्स को जो स्पर्श करेगी तब जाके उस पर्टिकुलर वर्ण का जो है साउंड निकलेगा। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए, तो क से म तक, क से म तक कौन कौन से 25 वर्ग, जो ये वर्ग लिखे हैं ना पूरा, ये क से म तक टोटल कितने हैं 25। तो आपने देखा होगा क वर्ग का कंठ था, च वर्ग का क्या था, तालु था। इसी तरीके से सबका अलग अलग था ना। तो ये वही बात बोल रहा है कि जो जुबान है हमारी, जो टंग है, वो अलग अलग पार्ट्स को टच करेगी तब जाके उसका ध्वनि निकलेगा। तो यही इस प्रश्न में है कि जो जीवा है विभिन्न भागों को स्पर्श करती है और इसके अंदर क से म तक के वर्ण आते हैं। 25 वर्ण जो है कौन कौन किसके अंदर आते हैं, स्पृष्ट के अंदर आते हैं। ठीक। अब आते हैं ईसद स्पृष्ट। देखो स्पृष्ट मतलब टच करना, ईसद स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा टच करना, थोड़ा सा स्पर्श होगा। स्पृष्ट मतलब स्पर्श और ईसद स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा स्पर्श। मतलब कि जीवा जो है जो हमारे बकल कैविटी वो अलग अलग पार्ट्स को टच तो करेगी लेकिन हल्का सा करेगी, इतना नहीं करेगी जितना हमने स्पृष्ट में किया था। क्लियर है, छोटा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। स्पृष्ट में स्पर्श करती है, ईसद स्पृष्ट में थोड़ा सा स्पर्श करती है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, य व र ल, यण प्रत्याहार। अब देखो मैसर सूत्र में, और मैसर सूत्र के इस्तेमाल से कई सारे प्रत्याहार भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको प्रत्याहार वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप यण प्रत्याहार फटाक से बना करके देख भी लोगे कि हाँ यण प्रत्याहार के अंतर्गत य व र और ल आ रहे हैं। क्लियर है। ये 4 वर्ण जो हैं ईसद स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके उच्चारण में जो है ना जीवा जो थोड़ा सा स्पर्श करती है। क्लियर है। अब आते हैं ईसद विवृत। ईसद मैंने बताया ना, ईसद मतलब क्या था, थोड़ा सा। मेरे ख्याल से विवृत पहले देख लेते हैं, क्योंकि स्पृष्ट देखे ना स्पर्श करती है, फिर ईसद स्पृष्ट थोड़ा सा स्पर्श करती है, तो समझ में आया। तो विवृत देख लेते, पहले विवृत देख लेते। विवृत क्या कहता है, विवृत बोलता है मुख खुला रहता है। मुख का वो उन वर्णों के उच्चारण करते समय जो मुख है वो खुला रहता है, तो क्या कहलाते हैं, वो विवृत वर्ण कहलाते हैं। इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, अच प्रत्याहार, मतलब कि पूरे स्वर आ गए, अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। क्लियर है। अच प्रत्याहार यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 9 जो वर्ण है वो विवृत के अंतर्गत आ गए। एमसीक्यू इसी से पूछता है। देखो 25 या क से म तक हो गया, य व र ल जो है यहाँ पे हो गया, और ये जो वर्ण थे, जो स्वर वर्ण थे, वो किसके अंदर आ गए, विवृत के अंतर्गत आ गए। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू इससे पूछता है। ठीक है ना। विवृत के अंतर्गत कौन कौन से आ गए, ये सारे स्वर आ गए। और इसका क्या बोला गया है कि मुख जो है खुला हुआ रहता है, और कौन कौन से आ गए, ये पूरे स्वर आ गए। अब आते ईसद विवृत पे। ईसद विवृत मतलब क्या, मुख खुला होगा। ईसद विवृत मतलब मुख थोड़ा सा खुला होगा। क्लियर है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। विवृत में मुख खुला होगा, ईसद विवृत में मुख थोड़ा सा खुला होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीनों स और ह। ठीक है।
तीनों स और ह। इसका किसका एग्जांपल है ये? इसद विपरीत का। इनके उच्चारण समय क्या होता है? मुख जो है थोड़ा सा खुला रहता है। किसका उच्चारण का? श, स और स के उच्चारण के समय जो है, जो मुख है वो थोड़ा सा खुला रहता है। विपरीत के उच्चारण के समय जो है आपका मुख जो है पूरा खुला रहता है। क्लियर? स्पष्ट समझ में आया? क से म तक हल पूरा जो है हमारी जो टंग है, जुबान जो है मुख के विभिन्न बाटों को जो है टच करेगी। ईसद स्पष्ट मतलब थोड़ा सा टच करेगी और इसके अंतर्गत यण प्रत्यय य व र ल आते हैं। ईसद विपरीत में मुख थोड़ा सा खुला होगा, तीनों स और ह आएंगे इसके अंतर्गत। विपरीत में मुख पूरा खुला होगा, इसके अंदर पूरा स्वर आ जाएगा। अब आता है समृत। समृत का मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ या बंद, ढका हुआ या बंद। इसके अंदर जो है अ आता है। अ प्रयोग की दिशा में एक होता है संयोगी अ होता है, एक प्रयोग की दिशा में। संयोगी अ का आपको पता होगा, इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे संयोगी अ की बात नहीं की जा रही है, मैं बस इसका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अ जितने भी हमारे वर्ण हैं, संस्कृत बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और अ को भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ये तो नॉर्मल अ हो गया, ये हो गया संयोगी अ। और एक होता है प्रयोग के अर्थ में, जैसे कि आम बोलचाल में हम कैसे, जैसे कि हर वक्त ये जो स मैंने बताया ना, ये स, ये तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग है। क्या हम तीनों स का उच्चारण स्थान अलग अलग करते हैं? आंसर है नहीं करते। जो आम बोलचाल की भाषा में होता है, हम उतना उच्चारण स्थान का ध्यान नहीं देते। हम केवल ये समझाने के लिए जिस तरीके से हम समझाते उस पर ध्यान देते हैं। ये मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? जब हम आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम सारे वर्णों का जो उच्चारण स्थान है उनका ध्यान नहीं देते, एग्जैक्ट उच्चारण उन सारे वर्णों का नहीं करते। तो वही बोला गया है कि अ का जो है प्रयोग की दिशा में, जब हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में जब अ का प्रयोग करते हैं ना, तो वो उसका जो उच्चारण होता है उसकी चेष्टा में, यानी कि उच्चारण करने की चेष्टा में विपरीत जैसा मुंह तो नहीं खोलते हैं हम, हल्का सा ढका हुआ मुंह के साथ उसका जो है उच्चारण कर देते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रयोग की दिशा में क्या बोला कि जिस प्रकार से अ का उच्चारण यानी कि प्रयत्न जो है, कोशिश कैसे होनी चाहिए? मुंह खुला होना है, मतलब अभी ध्वनि नहीं निकली है, सबसे पहले हम मुंह खोलेंगे फिर उसके बाद अ का उच्चारण करेंगे। लेकिन जब हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उसमें अ का उच्चारण स्थान करते समय हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि मुंह खुला है या बंद है। तो उसी को लिखते हुए बोला है कि उसको समृत के अंतर्गत रख देंगे, जिसमें हम अ का प्रयोग जब करते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसमें हम मुख को ढका हुआ या फिर आधा बंद करके करते हैं। ठीक है, अब एमसीक्यू में क्या पूछा होगा? एमसीक्यू में सीधा सीधा ये लिखेगा, जो अ है प्रयोग की दिशा में या फिर प्रयोग के अर्थ में, अ का प्रयोग की दिशा में या फिर प्रयोग के अर्थ में कौन सा प्रयत्न है, तो हमको उस समय समृत टिक करना होगा। नॉर्मल अ पूछेगा तो हम विपरीत करेंगे, लेकिन अप्रयोग की दिशा में या प्रयोग के अर्थ में पूछेगा तो समृत टिक करेंगे। बस ये छोटी छोटी चीजें इसमें, इस चैप्टर में हर जगह जो है थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन आए हैं, हर जगह दो दो चीजें आई हैं, उसको क्लियर करते हुए चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हम बैठे हैं यहाँ पे बताने के लिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अप्रयोग की दिशा में या फिर प्रयोग के अर्थ में पूछेगा तो समृत। अ जो है अगर नॉर्मल अ पूछेगा, कुछ नहीं लिखा है, केवल अ पूछा है कि अ का कौन सा प्रयत्न होगा, तो हम उसमें क्या टिक करेंगे? विपरीत। क्लियर है? अभ्यंतर प्रत्यय क्लियर हुआ? स्पृष्ट, इसमें 25 वर्ण आते हैं। इसद स्पृष्ट 4 आते हैं, य व र ल। इसद विपरीत में ये 4 आते हैं, तीनों स और ह। फिर विपरीत में पूरा पूरा स्वर वर्ण आ जाता है। फिर आता है समृत। समृत में अ आता है, वो भी कौन सा? प्रयोग की दिशा में या प्रयोगिक अ आता है। क्लियर? अभ्यंतर प्रश्न क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आते हैं बाह्य में। बाह्य प्रश्न में सबसे पहले तो उसके टाइप से पूछता है, कई बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बाह्य प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं। तो बाह्य प्रश्न के कितने प्रकार होते हैं? 11 प्रकार होते हैं, इसको रट लेना है, इसे बार बार क्वेश्चन पूछा है। और बाह्य प्रश्न होता क्या है? जब मुख से वर्ण निकलते समय जो चेष्टा होती है, यानी कि मैंने बोला ना, वर्ण की जो है ध्वनि जो है निकली नहीं है, उससे पहले अगर चेष्टा जो हो रही है, मुख में जो बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वो आभ्यंतर है। लेकिन जब आपकी ध्वनि निकल रही है उस समय जो चेष्टा होती है मुख के अंदर,
वो जो है बाह्य प्रयत्न कहलाती है। चेष्टा मतलब क्या, कोशिश, जो हमारे मसल्स जो है, इंटरनल मसल जो काम कर रही होती है उस समय जो कोशिश कर रही होती है, उसी को बाह्य प्रयत्न बोला गया, उसी को प्रयत्न बोला गया है। और बाह्य प्रयत्न क्या है, ध्वनि निकलते समय जो चेष्टा होगी वो बाह्य प्रयत्न, ध्वनि निकलने से पहले जो चेष्टा होगी वो आभ्यंतर। बाह्य प्रयत्न में कितने प्रकार बताया मैंने, 11, और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ बार बार पूछा गया कि बाह्य प्रयत्न के कुल कितने प्रकार हैं, ऑप्शन दे दिए गए हैं। इजी है याद करना, इसलिए हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 11 प्रकार होते हैं। अब 11 प्रकार कैसे हैं, हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। देखो, पहला ये पेयर है, देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, और यहाँ पे ये तीसरा पेयर। ये 3 पेयर में 3-3 है, 3 पेयर में 3-3 है, और ये 2 इंडिविजुअल है। तो 9 2 11 हो गए। अब एक एक करके समझते हैं। पेयर में क्यों रखा हमने, पेयर में इसलिए रखा ना क्योंकि ये सूत्र था, सूत्र रूप में जो था ये लिखा हुआ था तीनों को साथ में, जहां जहां सूत्र रूप में, जैसे कि एक सूत्र था खरो विवार श्वासा अघोषस्, यानी कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार, श्वास और अघोष, ये तीनों, मतलब कि ये जो 3 प्रयत्न हैं वो खर प्रत्याहार के लिए हैं। खर प्रत्याहार के लिए कौन कौन से हैं, विवार, श्वास और अघोष। मेरे ख्याल से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पहले क्या करते हैं, 11 प्रकार नाम देख लेते हैं, कौन कौन से नाम है वो देख लेते हैं। पहला नाम है विवार, दूसरा है श्वास, तीसरा अघोष। ठीक, पहला क्या नाम है, विवार, श्वास, अघोष। चौथा नाम देखें संवार, पांचवा नाद, घोष। ध्यान दें, ये दोनों एंटी हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष। क्लियर है, ये दोनों क्या हैं, एंटी हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष। 7वां अल्प प्राण, 8वां महाप्राण, और बाकी 3 जो हम पहले पढ़ चुके थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्लियर है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, स्वर वर्ण में पढ़ चुके थे हम, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 3 भेद, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब आते हैं, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। बाह्य प्रयत्न में 11 प्रकार, हमें 11 के नाम देख लिए। अब एक एक करके समझते हैं कि इसके अंतर्गत आखिर कौन कौन से जो है क्या आएंगे, वर्ण आएंगे। यहां पे बोला गया है खर, खरो विवार श्वास अघोषस्य, खरो विवार श्वास अघोषस्य। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ये खर है, ये क्या, खर जो लिखा हुआ ये है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण हैं उनका कौन सा प्रयत्न होगा, विवार, श्वास और अघोष, तीनों प्रयत्न होगा। कौन कौन सा प्रयत्न होगा, विवार, श्वास, अघोष, तीनों प्रयत्न होगा। क्लियर है। अब खर प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, प्रत्याहार बनाने के नियम बताया था। अब महसो सूत्र पे जाएंगे, उसको अभी बनाएंगे, उसको देख लेते हैं। लेकिन पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर जितने प्रयत्न इसमें आएंगे, जितने प्रत्याहार आएंगे, अभी इसमें प्रत्याहार आएगा, उसको भी देख लेंगे। दोनों को कंबाइनली बना के वहां पे क्लियर कर लेंगे कौन कौन से जो है आते हैं इसके अंतर्गत वर्ण। ठीक, सूत्र समझ में आया ना। खरो क्या डिनोट कर रहा है, खर प्रत्याहार डिनोट कर रहा है। फिर आ रहा है विवार, फिर आ रहा है श्वास, फिर आ रहा है अघोष। यानी कि विवार, श्वास, अघोष जो ये प्रयत्न है वो किसके प्रयत्न, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के प्रयत्न है। क्लियर। फिर आता है दूसरा सूत्र आता है हस, संवार, नाद, घोषस्य। हस प्रत्याहार के अंतर्गत यहां पे लिख देते हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है, संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष प्रयत्न होता है। एमसीक्यू अच्छा पूछता है, हमको अब केवल क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है कि विवार लिखेगा कि निम्नलिखित में से किसका विवार प्रयत्न है। तो हमको खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पता चलने चाहिए। तो खर प्रत्याहार बना लेते हैं, चलते हैं पीछे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। जाएंगे खर, हमको क्या बनाना है, खर प्रत्याहार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संज्ञक वर्ण देखेंगे। हमारे हिंट मिल गया है कि इस संज्ञक वर्ण हमें कौन सा लेना है, र लेना है। क्योंकि खर था ना, खर प्रत्याहार था, तो हमें कौन सा इस संज्ञक वर्ण लेना है, र लेना है। तो र यहाँ पे है, देख पा रहे हैं सब लोग। तो र इसका ले लिया हमने, और ख लेना है, यानी कि ये अन्य वर्ण है। ख कहाँ पे है, यहाँ पे है।
तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से वर्ण हो गए, यहां देखेंगे ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। क्या इसको काउंट करेंगे, व को काउंट, ठीक, व को काउंट नहीं करेंगे, अच्छा है, हाँ ठीक है, सही है, अच्छा आंसर है, व को काउंट नहीं करेंगे। फिर आएगा क, प, फिर वैसे य को काउंट नहीं करेंगे, फिर आएगा तीनों स। ये जो है आपके कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो 13 वर्ण है, ये 13 वर्ण का क्या होगा, विवार, श्वास, अघोष होगा, क्या, प्रयत्न। इसीलिए ये थोड़ा ये याद कर ले, क्योंकि मैंने बताया ना इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के सारे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया, अब इसके एग्जाम्पल समझना है अच्छे से हमें। इसमें से कोई भी एक वर्ण उठा के दे देगा, मान लो फ दे दिया, बोला कि इसका कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका तीनों होता है, विवार भी होता है, श्वास भी होता है, अघोष भी होता है, ठीक है, ये याद करना है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे दिया रहेगा या फिर इन दोनों का पेयर बना के देगा, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 13 जो वर्ण हैं वो किसके हैं, खर प्रत्याहार के हैं। और ये क्या बोलता था, सूत्र ये बोलता था कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का प्रयत्न होगा विवार, श्वास और अघोष। अब दूसरा जो हमने देखा था वो क्या देखा था, देख लेते हैं, दूसरा कौन सा था, इधर गया, ये रहा, ये था हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार देख लेते हैं, हस प्रत्याहार कैसे था, यहाँ पे हमारे पास हिंट है तो हस देख लेते हैं। अब आते हैं स पे, इच संज्ञक वर्ण कहाँ पे स है वो देख लेते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से गलती है, स नाम ये, हाँ वही ना, चौगड़ 10, छोटा वाला स नहीं है, गलत लिखा है कि क्या लिखा है, देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ मैंने ही गलत लिख दिया, यहाँ पे सूत्र में तो बड़ा वाला स लिखा है, मैंने छोटा वाला स लिख दिया, ये गलत है, ये सूत्र के अनुसार चलेंगे, ये वाला स है, ठीक है, हाँ अब सही हो जाएगा, अब अपना कॉन्सेप्ट सही है। अब देखो यहाँ वाला जो है ना, ये जब अगर 10 वाला ये स ले सकते हैं हम, ठीक, चलिए ये स ले लिया हमने, और क्या बोल रहा है, ह, तो सॉरी हाँ नहीं, यहाँ पे क्या था, ह ही था ना मेरे ख्याल से, ह था, ह कहाँ पे है, ह ये रहा, अब ध्यान देंगे, ह ये रहा, ह से प्रत्याहार है। अब देखो इसके अंदर कितने कितने बहुत सारे वर्ण आ गए, ह, य, व, र, इसको काउंट नहीं करेंगे, ल इसको भी काउंट नहीं करेंगे, य, म, अंग, ड, न इसको काउंट नहीं करेंगे, झ, भ इसको काउंट नहीं करेंगे, ग, ड, द इसको काउंट नहीं करेंगे, ज, ब, ग, ड, द इसको काउंट नहीं करेंगे। बहुत सारे वर्ण होंगे, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वर्ण आ गए इसके अंतर्गत। तो ये 20 वर्ण, अब देखो फायदा क्या हुआ, अगर आपने महसूस सूत्र याद कर लिया है ऑन द स्पॉट, क्या देखो टाइम कंज्यूम तो होगा इसमें, क्या होगा कि अगर एमसीक्यू के लिए अगर आप 15-20 मिनट से ज्यादा, मतलब टोटल 20 एमसीक्यू है, उसमें अगर 20 मिनट से ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब आप अपने किसी लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन का समय यहाँ पे गवा रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको अगर 14 महसूस सूत्र याद होंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा करना। कैसे जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपसे मैंने बताया प्रत्याहार करके नहीं पूछेगा, आपको कोई एक वर्ण दे देगा, मान लो बोल दिया ल वर्ण, ल वर्ण का कौन सा बाह्य प्रत्यय होता है, तो आपको पता होना चाहिए ल वर्ण पहले तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, फिर उसका कौन सा होता है, संवार, नाद, घोष बाह्य प्रत्यय होता है, ये तीनों होते हैं इसके। तो आपको पूरा महसूस सूत्र याद होना चाहिए, प्रत्याहार बनाने आना चाहिए, ताकि आप भूल भी जाओ ऑन द स्पॉट। तो अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार रहेगा ना, तो आप उस समय जिससे मैंने अभी बनाया उस समय आप बना के भी कर सकते हो, मेरी बात समझ रहे हो। एक बेसिक स्ट्रक्चर भी तैयार रहा तो आप बनाकर भी उस समय ऑन द स्पॉट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने दोनों क्लियर कर दिया, दो ही प्रत्यय आए थे, सॉरी 2 ही प्रत्याहार आए थे यहाँ पे, 2 प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण बता दिए मैंने। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से कि विवार, श्वास और ये घोष, सॉरी विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत खर प्रत्याहार आएंगे, और संवार, नाद, घोष के अंतर्गत हस प्रत्याहार आएगा। क्लियर है। अब आते हैं आगे, अल्प प्राण और महाप्राण जान लेंगे। अल्प प्राण में क्या बोल रहा है कि वर्णा नाम प्रथम, तृतीया, पंचम, देखो वर्णा नाम प्रथम, तृतीया और पंचम जो है अल्प प्राण है,
और महाप्राण क्या है? वर्णा नाम द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण है। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आसानी से समझेंगे। अल्प प्राण, जैसे हमने बोला ना, ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, वैसे ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। ये अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या बोलता है कि जो वर्णों के वर्ग हैं उसके प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण के हैं, और वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ यानी कि पांचों वर्ग हो गए, पांचों वर्ण हो गए ना। पहला यहाँ पे आया, दूसरा यहाँ आया, तीसरा यहाँ आया, चौथा यहाँ आया, पांचवा यहाँ आया। क्लियर है? मतलब पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण के अंतर्गत आएगा। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे आए थे हम, वर्ग लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। ये जो वर्ग हैं, इन वर्ग का प्रथम, जैसे क बोला जाए, क वर्ग का प्रथम अक्षर कौन सा है? तो क वर्ग का प्रथम क्या है? क है। क वर्ग का द्वितीय कौन सा है? तो ख है। तृतीय कौन सा है? तो ग है। चतुर्थ कौन सा है? तो ग है। पंचम कौन सा है? तो अंग है। उसी तरीके से ही वहां पे बोला गया। इसको मैं इससे कर देता हूं, ठीक है। चलो देखो, प्रथम, द्वितीय और पंचम, ये क्या था? अल्प प्राण था। फिर से आएंगे, देखेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अल्प प्राण में क्या बोला गया है? अल्प प्राण बोला गया है प्रथम, तृतीय, पंचम, अल्प प्राण। और महाप्राण क्या है? द्वितीय और चतुर्थ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रथम, तृतीय और पंचम अगर अल्प प्राण है तो जो ये दो बच गए हैं वो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। उसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है कि कौन कौन सा है महाप्राण। महाप्राण के लिए उसमें बोला गया है कि द्वितीय और चतुर्थ जो है महाप्राण है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये सारे एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक एक को याद करो, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। बस क वर्ग पता होना चाहिए आपको कि क वर्ग करके हमारे टोटल 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में प्रथम हर वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण होता है। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण हर वर्ग का जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हर वर्ग का जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट अपने क्या देखा? 4 चीजें देखी। 4 चीजों में क्या देखा हमने? पहले देखा खर प्रत्याहार, जिसके अंदर कौन कौन सा? विवार, श्वास, अघोष। हस प्रत्याहार का प्रयत्न कौन कौन सा है? संवार, नाद, घोष। फिर अल्प प्राण जो है वो किसका प्रयत्न है? प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण का। फिर महाप्राण किसका है? द्वितीय और चतुर्थ वर्ण का। क्लियर है? अब आते हैं आखिरी 3 पे, जो कि है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। सिंपल था, इसको पहले पढ़ाया था। उदात्त मतलब तालु आदि के उच्च भाग से, इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है। अनुदात्त मतलब तालु आदि के निम्न भाग से, स्वरित मतलब दोनों से। ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल याद नहीं करना। एग्जाम्पल केवल यहाँ तक ही था, जो कि मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया।